एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 2022 एंड 23 के। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, ये हमारा टॉप 500 सीरीज का पार्ट 4 है। तो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने इकोनॉमी के 25 लेक्चर्स किए हैं, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी को काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और इस 25 लेक्चर के बाद हम लोगों ने किया है एक रिविजन वीडियो। तो उस रिविजन वीडियो में जितना भी इकोनॉमी में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज किया है। तो अगर आपने इकोनॉमी कहीं और से भी पढ़ा है तब भी आप उस रिवीजन वीडियो को देखते हो तो आपको इकोनॉमी बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अगर वो उस वीडियो को देखते हैं एंड देन इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ते हैं तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो जो रिवीजन वीडियो है वो आपका 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो रिवीजन वीडियो पार्ट 1, रिवीजन वीडियो पार्ट 2। इसके अलावा मैंने आपसे इन्हीं वीडियोस में कहा था कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस को प्रीलिम्स में एंड मेंस में अच्छे से करके आओ, तो प्रीलिम्स में अगर आप जो 10-15 क्वेश्चन इकोनॉमी से बनते हैं, अगर आपको उनको सॉल्व करना है तो मिनिमम 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, तब जाके आप उन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट? ये मैंने आपसे कहा था और इस वजह से मैंने ये सोचा था कि मैं इकोनॉमी पढ़ाने के बाद ना इकोनॉमी पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन दोनों को ही मैं कराऊंगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 500 क्वेश्चन, जिसमें से आपका 163 पीवाईक्यूज है 10 साल के। तो 2016 से लेके 2025 यानी कि पिछले 10 सालों में जो भी आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है हम लोग उसको कर रहे हैं सॉल्व। और इसके बाद हम लोग 337 क्वेश्चंस करेंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो वो वही है, ये जो वीडियो है इसी सीरीज का पार्ट 4 है। इन केस अगर आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 5, जिसमें हम लोग 2024 एंड 2025 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करेंगे। तो हमारा फिर पीवाईक्यू वाला किस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो हमारे 337 क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस के, इनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे मिनिमम 100 क्वेश्चन मेंस के लिए प्रैक्टिस। तो इकोनॉमी का जितना भी है आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इन अच्छा, इसको करने से पहले लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोगों को 14th क्वेश्चन नहीं कराया था, तो ये देखते हैं पहले। विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट्स कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट, बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। तो ये आपका कह रहा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि मैं और आप। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स है, इनमें सिर्फ बड़े बड़े बैंक्स या बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना वही इन्वेस्ट कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है यानी कि मैं और आप, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवा लें। और डीमैट अकाउंट के जरिए हम लोग जो आपका एनएसई है, बीएसई है, इन प्लेटफॉर्म्स पर आपका ये इन प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ना आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी शुरू की है, जिसके जरिए हम लोग डायरेक्टली आरबीआई के साथ अकाउंट वगैरह खोल के उनसे बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है ना ये अब अवेलेबल है, तो ये एकदम सही है। दूसरा है आपका द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। ये जो है ये एकदम सही है। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको आरबीआई का एक ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म माना जाता है, जहां पे जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना उसकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बायर्स है और जो सेलर्स हैं उन लोगों को ना एक दूसरे का नाम या कुछ भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग, मतलब ये इन्फॉर्मेशन अनोनिमस रहता है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेडिंग वगैरह जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है आपका। तीसरा है आपका द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बीएसई। तो ये गलत है आपका, क्योंकि ये जो है ना आपका, इसको ना बीएसई ने प्रमोट किया था, साथ में और भी जो बड़े बड़े बैंक्स है ना जैसे एसबीआई वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, इन लोगों ने मिलकर साथ में प्रमोट किया है। आरबीआई इसका प्रमोटर नहीं है। ठीक है, आरबीआई बैंक्स वगैरह को ना रेगुलेट करता है, लेकिन ये जो है ना आपका सीडीएसएल, इसको ना सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आरबीआई का कोई हाथ इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट वीडियो में हुआ क्या था ना, इसके ऑप्शंस गलत थे, तो आप लोग अगर ये पीडीएफ भी परचेज करते हो ना तो उसमें एक ये चीज देख लेना, बस इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि पीडीएफ में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी मिल गई होगी, बट यहाँ मतलब अब वहां पे ठीक नहीं हो सकता, तो आप लोग कर लेना इसको ठीक। ठीक है, नाउ 2022 पे आते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, ट्रेंचमेंट एंड लेऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। अब पहले इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। तो देखो, जो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, जैसे कि स्ट्राइक वगैरह पे वर्कर्स चले जाते हैं,
या जो वेज वगैरह को लेके डिस्प्यूट हो जाता है, हड़ताल वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, वो चीज़ है। दूसरा है आपका क्लोज़र, क्लोज़र यानी कि फैक्ट्री आपकी परमानेंटली बंद हो गई है। तीसरा है आपका रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से ना आपने वर्कर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया है, ठीक है? चौथा है आपका ले ऑफ, ले ऑफ आपको पता ही होगा कि टेम्परेरी काम अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से वर्कर्स को हटा दिया गया है टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ ही टाइम के लिए बेसिकली, ठीक है? तो ये सारे टर्म्स ना आपके लेबर लॉज, वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है? नाउ अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंडिया में ना ये सारा जो डेटा है ना, लेबर रिलेटेड जो भी डेटा है, इसको कंपाइल करने वाली एजेंसी कौन सी है? सबसे पहले आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये गलत है आपका, ये आपका अब एनएसओ का पार्ट है ये, तो ये नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी वगैरह देखता है, ये नहीं देखता है। दूसरा है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये भी गलत है आपका, ये तो नाम से ही पता लग रहा है इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है? तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, एफडीआई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस वगैरह है, वो संभालने का काम है इनका, ठीक है? तीसरा है लेबर ब्यूरो, दिमाग आपका चल गया होगा, इसी का काम है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। इसका कोर काम ही यही है कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ्स, इन चीजों को लेके जो भी है फ्रेमवर्क वगैरह बनाना, वो सारा यही करता है, ठीक है? तो ये एकदम सही हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ एक चीज देखो आप, रैपिड, रैपिड का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी, तुरंत एकदम वो काम होना चाहिए। फाइनेंसिंग या क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन वगैरह देना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ फैसिलिटी का मतलब क्या है? वो चीजें फॉर्मल तरीके से देना। तो बेसिकली ये जो दोनों मेथड है ना, आपका रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि इमरजेंसी के टाइम में फंड देना, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इमरजेंसी के टाइम में लोन देना, ये जो है इनमें से किसका काम है, ठीक है? सबसे पहले है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका काम बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह जो होते हैं ना एशिया पैसिफिक एरिया में, वो देखता है ये। दूसरा है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एकदम सही है, इसका मेन काम ही यही है कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली या शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो वो आपको यही प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, सीसीओ। तो कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है, ये आपका रेगुलेटरी, मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन बॉडी है, तो ये तीनों काम करता है, रेगुलेटर भी है, मॉनिटर भी करता है और डेटा भी कलेक्ट करता है, ठीक है? इसका रोल है कि जो भी आपका पॉलिसी वगैरह एग्जीक्यूट कराना, कंप्लायंस वगैरह को इंश्योर करना, ठीक है? अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एकदम ठीक है। सीसीओ आपका कोल प्रोडक्शन, डिस्पैच, कंजम्पशन, स्टॉक, ये सारी चीजें कलेक्ट करता है। गवर्नमेंट के लिए एक ऑफिशियल कोल रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जो है ना, उसका मेन सोर्स का काम यही करता है, ठीक है? दूसरा आपका इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, ये आपका सही है। तो ये जो है ना कैपिटल कोल ब्लॉक्स, ये ना जो इंडस्ट्रीज में नहीं, स्टील और पावर वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है, उनको जो अलोकेट किया जाता है, तो सीसीओ क्या करता है? डेवलपमेंट प्रोसेस मॉनिटर करता है, प्रोडक्शन टारगेट्स देता है, जो माइनिंग प्लान है उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें देखता है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज, ये आपका गलत है। ये जो कोल बेयरिंग एरियाज है ना, इसका एक्विजिशन जो है ना, ये चीज ना कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अंडर कवर होता है, ठीक है? तो इसका जो ऑब्जेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो सुनती है। सीसीओ का जो रोल है ना यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो ये गलत है। इसके बाद इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका, क्योंकि कोल की डिलीवरी, सप्लाई, ये सारी चीजें करना सीसीओ का काम नहीं है, ठीक है? सिर्फ मॉनिटरिंग और रिपोर्ट ही करना इसका काम है और कुछ नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है, ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ, with reference to Indian economy, consider the following statement, ठीक है? An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee। सबसे पहले एक चीज बताओ, नीर जो है ये है क्या? तो एक ये वेटेड एवरेज है इंडियन रूपी का एक्सचेंज रेट, मतलब दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में क्या है उस चीज को लेके, ठीक है? नाउ अब ये आपका कह रहा है कि नीर की वैल्यू जो बढ़ती है ना, वो हमें ये दिखाता है कि जो रुपी है ना वो अप्रिशिएट हो रहा है, एकदम ठीक है। तो नीर आपका सिर्फ एक्सचेंज रेट का वेटेड एवरेज है, तो नीर का बढ़ना यानी कि आपका रुपी की वैल्यू जो है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है, तो ये एकदम सही है। दूसरा आपका इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, ये गलत है स्टेटमेंट। देखो रीर निकलता कैसे है, यहाँ पे लिख दूं, रीर की वैल्यू निकलती कैसे है? रीर इज इक्वल्स टू नीर इनटू जो भी फॉरेन प्राइस लेवल है वो, और डिवाइडेड बाय जो भी डोमेस्टिक प्राइस लेवल है वो, ठीक है? तो बेसिकली ये ना
नीड को इन्फ्लेशन के डिफरेंस के साथ एडजस्ट करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। नाउ ये ना अगर रीर की वैल्यू हमारी बढ़ती है तो इंडियन गुड्स जो है ना रिलेटिवली थोड़ा सा महंगा हो रहा है, तो कॉम्पिटिटिवनेस हमारा गिर जाता है। और अगर रीर की वैल्यू आपकी गिरती है, घटती है, तो इंडियन गुड्स आपके सस्ते हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इसी वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि रीढ़ के बढ़ने का मतलब है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का हाइयर होना या फिर रूपी का अप्रिसिएशन, ठीक है। तो इंडियन गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसका मतलब ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस आपका गिर जाता है, इंप्रूव नहीं होता है, ठीक है। तीसरा है आपका एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to inflation in other countries is likely to be cause an increasing divergence between नीर एंड रीढ़। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, ये कह रहा है कि अगर इंडिया में महंगाई जो है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में ज्यादा तेज बढ़ने लगेगी तो नीर और रीर के बीच का जो गैप डिफरेंस है ना वो बढ़ने लगता है। एकदम ठीक है, देखो ध्यान से समझो। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि इंडिया में आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बाकी की कंट्रीज में इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नीर क्या करेगा, नीर आपका सिर्फ और सिर्फ का एक्सचेंज रेट देखता है, ठीक है। अगर आरबीआई एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखे तो नीर की वैल्यू जो है ज्यादा चेंज नहीं होगी। वेयर रीर क्या है, रीर इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है, तो इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। और इसी वजह से अगर इंडिया में महंगाई आपकी ज्यादा होगी बाकी कंट्रीज के मुकाबले में तो नीर और रीर के बीच का गैप जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, Kerala has a fully solar powered international airport, Goa has the largest floating solar फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब मुझे ना इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, क्योंकि देखो ये आपका पूरा करंट बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से शायद गुजरात में होगा, इस टाइम शायद कुछ और हो गया होगा। तो थोड़ी सी रिसर्च आप लोग करना, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना, बस क्वेश्चन 5, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. Buy करेगा कि sell करेगा, बताओ मुझे, ये गलत है स्टेटमेंट, sell करेगा ना। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. एकदम ठीक है ये। If the interest rate in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. एकदम ठीक है। देखो इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा क्लियर रखो अपने माइंड में आप लोग। जब भी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है यानी कि इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ इस केस में आरबीआई का एम रहता है कि इन्फ्लेशन को कम करे। इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जा सकता है, मनी सप्लाई को कम करके, ठीक है, यानी कि मार्केट में जितना पैसा है उसको कम कर दिया जाए। तो अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को रिड्यूस करना। मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई क्या करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। आपने पढ़ा होगा जो ओपन मार्केट ऑपरेशन था उसमें क्या किया था आरबीआई ने, सेल करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बाय करने का मतलब है आपका कि मनी सप्लाई आपका बढ़ेगा, ठीक है, और इन्फ्लेशन आपका और बढ़ सकता है। तो हाई इन्फ्लेशन है यानी कि आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, बाय नहीं करेगा, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि अगर रुपी की वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट हो रही है तो आरबीआई डॉलर्स को सेल करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि हमारे यहाँ एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जहां पे सारी कंट्री की करेंसीज होती हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब जैसे कि रुपी हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है, अब रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपी क्यों डिप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि मार्केट में रुपीज की उतनी डिमांड नहीं है और डॉलर्स की डिमांड है। तो अब चाइना अगर वापस जाएगा, चाइना या कोई और कंट्री वापस आईएमएफ के पास जाएगी कि हमें डॉलर्स दे दो क्योंकि हमें यूएसए से ट्रेड करना है, तो वहां डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वापस रुपी आपका डिप्रिशिएट हो सकता है। इस वजह से आरबीआई चाइना या जो भी कंट्री आईएमएफ के पास जाएगी उनको बोलेगी कि आप वहां मत जाओ, हमसे खरीद लो। तो इस वजह से आरबीआई सेल करते ताकि आईएमएफ के पास यानी कि मार्केट में डॉलर्स की डिमांड बढ़े ना, डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी नहीं तो रुपी आपका डेप्रिशिएट नहीं होगा, ठीक है। और सिमिलरली आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ये क्या कह रहा है कि फॉरेन इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा तो कैपिटल आउटफ्लो इंडिया की तरफ होगा, डिमांड जो होगा यूएस डॉलर का वो डिक्रीज हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए यूएस डॉलर जो है वो डिमांड बढ़ा रहा है, ठीक है, कैपिटल फ्लो हो रहा है, तो आरबीआई डॉलर खरीद सकता है, तो स्टेबलाइज हो जाएगा आपका फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है आपका कि जितना ज्यादा लोअर रहेगा फॉरेन इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा चीप आपका डॉलर जो है ग्लोबली रहेगा, तो आरबीआई बाय कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एकदम ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। G20 कॉमन फ्रेमवर्क ये क्या है, ये ना एक डेट ट्रीटमेंट था, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो लो इनकम कंट्रीज को ना सस्टेनेबल डेट जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बेसिकली जो भी उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है जो अनसस्टेनेबल है, चुकाने में वो लोग मतलब नहीं चुका पा रहे हैं, तो उनको मैनेज करने का काम था G20 कॉमन फ्रेमवर्क का। जैसे अगर सपोज करो उन्होंने कर्जा ले रखा है
100 करोड़ का 2 साल के लिए, फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए दे देंगे, बट नहीं दे पा रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड को बढ़ा दो, 200 करोड़ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको कम कर दो। तो बेसिकली उनके लोन को ना रीस्ट्रक्चर कर दो। इस वजह से ये जो कॉमन फ्रेमवर्क है ये लाया गया था, ठीक है? और ये इनिशिएटिव आपका G20 कंट्रीज के साथ मिलके, जो पेरिस क्लब वाले क्रेडिटर्स है जो लोन देने का काम करते हैं ना, इन दोनों ने किया है। तो G20 प्लस आपके पेरिस क्लब, तो ये दो, इन दोनों ने मिलके ये चीज शुरू की थी। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि भले ही ये आपका बहुत पुराना है, 2022 का क्वेश्चन है, पर कभी कभी ना कुछ कुछ टर्म्स अगर न्यूज में बने हैं, आपसे इग्नोर हो गए हैं, तो अगर आपने पीवाईक्यू किया है तो वो उसमें कवर हो जाता है, ठीक है? तो क्या है ये? इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। ये एकदम ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। एकदम ठीक है। जो लो इनकम कंट्रीज है जिनके ऊपर अनसस्टेनेबल डेट है, उनके लिए ये लाया गया था, ठीक है? 1 और 2 बोथ इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स? बॉन्ड्स आपको पता ही होंगे, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसका अमाउंट होता है, जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है, उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा। मैंने अगर खरीद लिया है सपोज 12 महीने के लिए, तो फिर मुझे 12 महीने तक 10 10 10 10 10 10 रुपए मिलते रहेंगे, 100 रुपए के 10% के हिसाब से। और जब 12 महीने हो जाएंगे पूरे, बॉन्ड में रिटर्न करूंगी और अपने 100 रुपए ले लूंगी, जिन पैसों से मैंने बॉन्ड खरीदा था। समझ में आया? तो ये होता है आपका बॉन्ड। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया 10% है, ठीक है, बॉन्ड का रिटर्न वैल्यू। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वो होता है जिसमें जो ये वैल्यू है ना, परसेंटेज वगैरह, ये आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है? तो अगर इन्फ्लेशन हाई है तो बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट, जो 100 रुपए का बॉन्ड था, वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, ये दोनों चीज बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन अगर कम है तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आपका उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, तो कम भी हो सकता है, ठीक है? तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अगर इन्फ्लेशन कम है तो उनको कम पैसे देने होते हैं, ज्यादा है तो ज्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है आपका, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। ये एकदम ठीक है आपका। जैसे कूपन का जो रेट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है ना, वो गवर्नमेंट कम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा कम है उसके हिसाब से वो चीज एडजस्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये ठीक है। दूसरा आपका, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये भी ठीक है। जिन्होंने खरीद रखा है, जिन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है और अचानक बहुत महंगाई आ गई है या कम महंगाई है, तो उनको ये बॉन्ड जो है काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तीसरा है आपका, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। ये गलत है आपका। जो भी इंटरेस्ट और जो भी अमाउंट ऐसे मिलता है वो टैक्सेबल होता है, ठीक है? तो 1 और 2 इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements is are correct? बेसिकली जैसे आपका Amazon वगैरह है, जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, उनको लेके ये कह रहा है। तो क्या है ये? दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस। तो ये आपका कह रहा है कि जो भी फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनीज है, जैसे कि Amazon है, फ्लिपकार्ट है, वो अपना खुद का सामान भी बेच सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों को प्लेटफॉर्म भी दे सकती हैं बेचने के लिए। अब ये स्टेटमेंट जो है ना आपका गलत है। क्यों गलत है? तो इंडिया का जो एफडीआई ई कॉमर्स रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपके फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स है, जैसे कि Amazon, वो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल फॉलो कर सकती है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल फॉलो नहीं कर सकती। अब मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इंडिपेंडेंट सेलर्स जो है उनके गुड्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बेचना। कंपनी खुद सेलर नहीं होती है, ठीक है? और दूसरा है आपका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का मतलब होता है आपका, कंपनी खुद गुड्स खरीद के स्टॉक करती है और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो एक प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि पहले वो मेरे से Amazon सामान खरीदेगा फिर वो अपने उस पे बेचेगा, बल्कि मेरा सामान ही वो उस पे लिस्ट करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे। ये तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो ये आपका सही है। क्यों सही है? देखो, Amazon खुद एक कंपनी है और उसके ऊपर जो भी सेलर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है बिकता है, ठीक है? तो Amazon जो भी इंडिपेंडेंट सेलर है ना, उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है और उसकी कंपनी में Amazon का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसका कंट्रोल काफी लिमिटेड है, ठीक है? इस वजह से तो सेकंड सही है। तो हमारा ओनली 2 हो जाएगा, जो कि सही है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? रियल सेक्टर क्या होता है? रियल सेक्टर वो पार्ट है इकोनॉमी का जहाँ गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपके क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल्स ये प्रोड्यूस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके जो मिल्स, फैक्ट्रीज, जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? तो ये होते हैं आपके रियल सेक्टर। नाउ, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, तो फार्मर्स जो क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं, ये सही है, ये रियल सेक्टर की एक्टिविटी है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, ये भी सही है। टेक्सटाइल मिल में जहाँ पे रॉ मटेरियल से आपका वो कॉटन बन रहा है। तीसरा है आपका
अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, ये गलत है आपका। क्यों गलत है आपका? क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर वो पार्ट है जहाँ पे पैसे आपके सर्कुलेट होते हैं, लोन दिए जाते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह इशू किए जाते हैं, जिसमें आपका बैंक अगर पैसे दे रहा है, लोन वगैरह वो काउंट होता है। कंपनीज कोई बॉन्ड शेयर्स वगैरह अगर इशू कर रही है वो काउंट होता है। स्टॉक मार्केट में जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो भी काउंट होता है। तो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, आपका रियल सेक्टर का पार्ट नहीं है। और फोर्थ है आपका कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ये भी गलत है आपका। जैसे मैंने आपको बताया ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। तो होता क्या है ना, जब इंडिया के एसेट्स को डायरेक्टली बेचा नहीं जाता, लेकिन उनके शेयर्स फॉरेन लेवल पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और फिर भी उनकी जो वैल्यू है ना वो इंडिया के एसेट से ही आती है, उसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे सोचो कि इंडिया में एक कंपनी है, ठीक है, उसकी ओनरशिप जो है ना एक फॉरेन कंपनी के पास है, और इंडिया में कंपनी है। अब वो फॉरेन कंपनी इंडिया में एसेट बेचने के बजाय बाहर फॉरेन कंट्री में शेयर्स बेच देती है, ठीक है। पेपर पे लगता है कि फॉरेन डील है, इंडिया का कोई रोल नहीं है, पर रियलिटी में क्या है, शेयर्स की जो वैल्यू है ना वो इंडिया के एसेट की वजह से है, ठीक है। और इसी लूप होल का ना इस्तेमाल वगैरह हुआ था वोडाफोन के केस के बाद, आपको पता होगा। तो इंडिया ने इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन के थ्रू इसको कवर किया था कि नहीं ये चीज गलत है, इंडिया में आना चाहिए, इंडिया का प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको समझते हैं। एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका कह रहा है कि इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट करे और टैक्स दे, तो ये गलत है, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे और टैक्स आपका बाहर दे, ये भी आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है। सी, एन इंडियन कंपनी परचेजेस tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increases and transfers the proceeds to India, ये भी आपका नहीं है। ये इंडियन कंपनी फॉरेन एसेट खरीदती है और बेचती है, उसके ऊपर बेच रही है, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एसेट फॉरेन का है, इंडिया का एसेट इन्वॉल्व इसमें नहीं है। उसके बाद है a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India, ये सही है। फॉरेन कंपनी जो है वो शेयर ट्रांसफर करती है जिसकी वैल्यू इंडियन एसेट से डिसाइड हुई है, ठीक है। तो ट्रांसफर शेयर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन शेयर की वैल्यू इंडिया के एसेट से डिराइव हो रही है, तो इंडिया के एसेट को इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are correct, ठीक है। नाउ एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म में कोई एसेट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो ये कह रहा है न्यू टेक्नोलॉजी आपने एक्वायर की है, तो ये एकदम ठीक है। जो भी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह का एक्विजिशन, ये सब कुछ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ना वो फंडिंग का सोर्स है, एक्सपेंडिचर का नहीं है, ठीक है। इसी वजह से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन जो है ना वो एक्सपेंसेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, फाइनेंसिंग सोर्स के बेसिस पे नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, चाहे वो डेट से खरीद रहे हो, चाहे ईएमआई से, चाहे इक्विटी से, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली स्टेटमेंट 1 है जो सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, with reference to Indian economy, consider the following statement, ठीक है। A share of the household financial saving goes towards government borrowings। तो आपका स्टेटमेंट 1 यही कह रहा है कि लोग जो पैसा बचाकर बैंक में, पीएफ में, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स वगैरह में रखते हैं ना, उस सेविंग का एक हिस्सा गवर्नमेंट अपने लोन्स के लिए यूज करती है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट एकदम सही है आपका। हाउस होल्ड जो सेविंग्स होती है ना वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोरोइंग्स में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। उसके बाद है डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, ये भी ठीक है आपका। गवर्नमेंट के मेजर इंटरनल डेट का सोर्स जो है ना वो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, जो कि आपके ऑक्शंस में मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रेट पे इशू की जाती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, वो शॉर्ट टर्म है बट मेजर पोर्शन जो है ना वो यही है, ठीक है। तो सेकंड आपका सही है, फर्स्ट भी आपका सही है, तो बोथ इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद existing external commercial borrowings, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs, यानी कि external
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल ये है क्या? देखो, तो यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना वो अगर बढ़ता है तो यूएस में हाई रिटर्न्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल इंडिया जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स है ना उससे यूएस में शिफ्ट कर सकते हैं। यही होता है आपका कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? ईसीबी, फर्म्स जो होती हैं जो फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं और अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट होता है तो रीपेमेंट आपका इंडियन रुपीज में ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। अगर कैपिटल फ्लाइट होता है तो रुपी डेप्रिशिएट, इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नाउ इसके बाद आपका डीवैल्यूएशन एंड करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क हमको पता है फॉरेन करेंसी बोरोइंग के लिए डोमेस्टिक करेंसी में अनसर्टेनिटी जो आ जाती है उसको कहते हैं हम लोग करेंसी रिस्क, और डीवैल्यूएशन डोमेस्टिक करेंसी आपकी वीक हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से रीपेमेंट जो कॉस्ट होता है ना वो आपका बढ़ जाता है, रिस्क डिक्रीज नहीं होता, एक्चुअली रिस्क इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका कह रहा है कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स कैपिटल शिफ्ट करेंगे, इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो करेंगे तो कैपिटल फ्लाइट होगा, तो ये एकदम ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका कि आप जो कैपिटल फ्लाइट है रुपी डेप्रिशिएट होगा उससे, फिर फॉरेन करेंसी लोन्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे इंडियन करेंसी में, तो इंटरेस्ट प्लस जो रीपेमेंट जो कॉस्ट है ना इंडियन फर्म्स के लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है। थर्ड आपका कह रहा है कि डिवैल्यूएशन यानी कि डोमेस्टिक करेंसी वीक है, रीपेमेंट कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, करेंसी रिस्क जो है वो एक्चुअली बढ़ जाता है, डिक्रीज नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपकी वो होती हैं जो आपको एक नंबर देंगी, बेसिकली उस नंबर मतलब वो आपकी क्रेडिट रेटिंग है, और अगर आप बैंक्स में जाओगे ना लोन लेने के लिए तो बैंक आपका क्रेडिट रेटिंग स्कोर चेक करती है कितना है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा कहीं कर्जे में तो नहीं है, अगर अच्छा स्कोर है यानी कि उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, बेकार स्कोर है यानी कि उसके ऊपर लोन है, पहले का भी लोन उसने वापस नहीं किया है, तो ये सारी चीजें जो है देख के वो देता है। और इंडिया में ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना ये सेबी रेगुलेट करता है, आरबीआई नहीं करता है। आरबीआई का काम है बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको रेगुलेट करने का, ठीक है। ये जो है आपका सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये आपका सेबी के अंडर आता है, ठीक है। इसके बाद द रेटिंग एजेंसीज पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये एकदम ठीक है। आईसीआरए आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है, ठीक है। तो इसका कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन रेटिंग एजेंसीज, ये भी सही है आपका। जो BWR है इंडिया का रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, BWR मतलब ब्रिक वर्क रेटिंग्स, ठीक है। ये मेनली आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बैंक्स वगैरह के लिए रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है आपका। तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका 16th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये है क्या बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? ये 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। पब्लिक सेक्टर बैंक की ना टॉप मैनेजमेंट सिलेक्शन और एडवाइजरी वगैरह में ना ये हेल्प करता है कि कौन CEO बनेगा, MD कौन बनेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, स्ट्रैटेजीज वगैरह सजेस्ट करता है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स वगैरह लाने का काम वो इसी बॉडी का है, ठीक है। नाउ द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB। ये गलत है आपका, क्योंकि जो आरबीआई का गवर्नर है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि इसी के जो चेयरमैन होंगे वो गवर्नर होंगे आरबीआई के। दूसरा है आपका BBB रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये एकदम ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि इसका प्राइमरी फंक्शन ही यही है, टॉप मैनेजमेंट सिलेक्शन में कौन कौन रहेगा उसकी रिकमेंडेशन आपका यही देता है, ठीक है। इसके बाद है BBB हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। ये भी ठीक है, जो भी गवर्नेंस को लेके होता है, स्ट्रैटेजीज वगैरह को लेके होता है, कैपिटल रेज कैसे करना है, इन सभी चीजों में ये गाइड करता है पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट छोड़ के सेकंड एंड थर्ड आपका यानी कि बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपके कौन से बॉन्ड्स होते हैं? जिनको आप इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो बॉन्ड्स को, तो ये चीज है। नाउ एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि जैसे क्योंकि बॉन्ड होल्डर को फ्यूचर में उसको शेयर्स में कन्वर्ट करने का बेनिफिट मिलता है, इस वजह से बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है ना वो कम मिलता है यूजुअली जो मिलना चाहिए उससे, तो ये एकदम ठीक है क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है कि वो अपने बॉन्ड को इक्विटी में चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। ये कह रहा है आपका जब आप बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट थोड़ा प्रोटेक्शन पा लेते हो, तो ये चीज गलत है। क्यों गलत है आपका? देखो,
कन्वर्जन आपका यूजुअली स्टॉक के प्राइसेस पे डिपेंड करता है, ना कि इन्फ्लेशन पे, ठीक है, कि इन्फ्लेशन है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है या घट गया है, ये चीज़ गलत है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन 1 है जो सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे 18th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे 2022 का। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो कौन करता है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है, तो इजी सा है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम लोग करें 2023 के क्वेश्चन सॉल्व। तो 2022 तक हम लोग कर चुके हैं, बट इसको करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। अगर जैसे अभी तो हम लोग इकोनॉमी के कर रहे हैं, राइट, लेकिन इकोनॉमी के अलावा अगर आपको पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एनवायरमेंट के और भी बाकी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करने हैं, तो मैं इस वीडियो में ना एक बुक टैग कर दूंगी। इस बुक में ना आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है, तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, चेक कर लेना अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अच्छा इसको करने से पहले एक चीज आप लोग देखो, यहाँ से पूरा पैटर्न जो है यूपीएससी का चेंज हो चुका है। 2022 में अगर आप देखो तो किस तरीके से क्वेश्चन आते थे, 3 स्टेटमेंट होते थे आपके, उनमें से अगर सपोज थर्ड गलत है तो थर्ड गलत है, हटा दिया आपने, बाकी आपको पता चल गया कि अच्छा एक ये सही है, या फिर आपको पता है कि फर्स्ट गलत है तो फर्स्ट गलत कर दिया आपने, आपको पता है ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 100% श्योरिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इंटरेस्ट इनकम from the deposit in infrastructure investment trust distributed to their investor is exempted from टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ये गलत है आपका, ये कह रहा है जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, ये एक तरीके से क्या होता है, इसमें ना सारे इन्वेस्टर्स से, जैसे मैं और आप इन्वेस्टर्स हैं, हमसे पैसा लिया जाता है और उस पैसे को ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड बनाने में, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, उनमें लगाया जाता है, और वहां से जो भी आपको प्रॉफिट होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है, वो आपको दिया जाता है, ठीक है, तो वो होता है ये। तो ये कह रहा है कि जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तहत जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, उस पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा, वो टैक्सेबल है। ये गलत है आपका, जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है आपका स्टेटमेंट 2, जो आपका ये है, infrastructure investment trust are recognized as borrower under the securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002। ये ठीक है, सरफाइसी एक्ट के बारे में आपको पता होगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना जो भी लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तहत ना प्रोजेक्ट्स के लिए फंड लेते हैं, तो उनको हम लोग एज अ बोरोवर रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये एकदम ठीक है आपका। तो स्टेटमेंट 2 ठीक है, फर्स्ट गलत है आपका, ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ये एकदम सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। तो ये आपका कह रहा है कि 2020 कोविड यानी कि पैंडेमिक के बाद के टाइम में ना बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या है, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू counteract the rising consumer prices via monetary policy means, यानी कि सेंट्रल बैंक्स ये मानते हैं कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसके थ्रू कंज्यूमर प्राइसेस यानी कि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब एक चीज आप लोग समझो, पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, सप्लाई चेन टूट गई, डिमांड बढ़ने लग गई, आपकी प्राइसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ने लग गए, इन्फ्लेशन आ गया आपका, ठीक है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, रेट बढ़ाती है, लोन महंगा कर देती है, डिमांड कम कर देती है, प्राइस कंट्रोल करती है, इस तरीके से पूरा ये काम करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल ठीक है, पैंडेमिक के बाद ना जो आपका सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने रेट को बढ़ा दिया था, ठीक है, तो ये एकदम ठीक है, जैसे यूएस फेडरल बैंक हो गया, आरबीआई, ईसीबी, सबने ये किया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो है वो ऐसा मानते हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। हमने देखा कि आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है।
स्टेलाइजेशन का मतलब होता है आपका आरबीआई मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो लिक्विडिटी है, उसको जब वापस अपने पास बुलाती है या उसको जो न्यूट्रलाइज करती है ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टेलाइजेशन। तो इनमें से क्या करती है आरबीआई जिससे वो पैसा जो है मतलब इस लिक्विडिटी को ठीक किया जाता है? सबसे पहला, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, एकदम ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई सिक्योरिटीज है उनको बाय और सेल करते हैं जिससे जो लिक्विडिटी है वो मैनेज हो सके, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है। दूसरा है ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये आपका गलत है। ये आपका कह रहा है जैसे आपका यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, इनको स्मूथली चलाया जाता है। तो इसका पैसा एब्जॉर्ब करने से कोई रिलेशन है ही नहीं, लिक्विडिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा है आपका डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट का लोन मैनेज करना, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड वगैरह इश्यू करना, ये सारी चीजें ना फिस्कल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ठीक है। इसका डायरेक्टली लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका भी पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी एनबीएफसीज के लिए रूल्स वगैरह बनाना है, उनको रेगुलेट करना है, वो रेगुलेटरी फंक्शन है, पैसे अब्सॉर्ब करने से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग देना, ठीक है। जो भी मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ, कोशिश करना है कि एंगेज करो आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का मतलब क्या है? स्मॉल फार्मर मतलब छोटे किसान, लार्ज फील्ड मतलब बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट किसान है ना, वो सारे मिलकर या तो एक ही क्रॉप उगा रहे हैं, एक ही टाइम में उगा रहे हैं, सेम हार्वेस्ट कर रहे हैं, मशीन वगैरह शेयर कर रहे हैं, मतलब कि फार्मिंग कर रहे हैं एक साथ, जमीन वगैरह मर्ज नहीं कर रहे हैं, ओनरशिप सबकी सभी के पास है, लेकिन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं फार्मिंग एक्टिविटीज को प्लान करने में, एक साथ उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ताकि किसी एक ने सपोज अगर कोई मशीन मंगवाई है हार्वेस्ट करने के लिए, फसलों को काटने के लिए, सेम वही मशीन का इस्तेमाल दूसरा भी कर लेगा, तीसरा भी कर लेगा, चौथा भी कर लेगा, इस तरीके से आपस में शेयर करके, ठीक है। तो ये है इसके कहने का मतलब। तो क्या है इसके ऑप्शंस? तो रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivated land which they cultivate collectively and share produce। ये गलत है एकदम, ये कह रहा है वॉर के बाद लोग आए हैं, एक साथ रहने लग गए हैं वगैरह वगैरह, रेफ्यूजी सेटलमेंट वगैरह की बात कर रही है, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा है आपका मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स, एक ग्रुप बनाते हैं, एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एकदम ठीक है। आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ऐसे काम करना है, और एक ग्रुप बना के उन कामों को करते हैं, ठीक है। तो भी एकदम ठीक है हमारा। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर गजोटिया एब्सिनिका सीड्स। ये आपको पता है क्या है? वो काला तिल नहीं होता है, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये एक ऑयल सीड क्रॉप है इंडिया में, ये इसको हम लोग राम तिल भी कहते हैं, और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में ये उगाया जाता है, ठीक है। जो आपने सुना होगा तिल का तेल, तो इसका तेल भी बनता है, ठीक है। तो क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एमएसपी डिसाइड करती है इसका, ये बिल्कुल ठीक है। एमएसपी की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, जैसे कि सेसमे ऑयल होता है या मस्टर्ड होता है, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है इसी के साथ, ठीक है। नाइजर इज अ कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप है ये, मानसून सीजन में उगाया जाता है, मेनली आपके जो रेन फेड एरियाज होते हैं ना, उन एरियाज में। तीसरा है सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट, ऑल थ्री इज द राइट आंसर। यहाँ से डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो आप लोग? अगर आप पहले अगर जाओ यहाँ पे जरा देखो, अगर मान लो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, आपको पता है कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप थर्ड एलिमिनेट कर सकते हो, और अगर आपको बाकी दो नहीं भी पता है तो उसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो तो यहाँ पे ये सिस्टम ही खत्म कर दिया है, कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 6 पे थे हम, हाँ। ओनली 1 2 ऑल 3, तो आपको 100% श्योरिटी रखनी होगी अब यहाँ से हर एक क्वेश्चन के लिए। इसके बाद है आपका कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट। इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हो लेकिन बिजनेस की वैल्यू वो क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट। अब देखो, एक होता है आपका टैंजिबल एसेट जो फिजिकल फॉर्म में है, आप टच वगैरह कर सकते हो, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, इन्वेंट्री है, ये सारे। और इनटैंजिबल कौन से हो गए? जैसे नॉलेज, रेप्यूटेशन,
ब्रांड, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीजें आपकी इंटेंजिबल एसेट है जिनको आप फिजिकल फॉर्म में टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? पहला आपका ब्रांड रिकॉग्निशन, तो वो इंटेंजिबल है। आप कहाँ से टच कर सकते हो ब्रांड रिकॉग्निशन? कहीं से भी नहीं। ब्रांड रिकॉग्निशन मतलब रेप्यूटेशन ब्रांड की, ट्रस्ट ब्रांड का, तो इसका कोई फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इंक्लूडेड होगा इसमें। दूसरा है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री गलत है। इन्वेंट्री यानी कि कितना आइटम है आपके पास, कितना स्टॉक है आपके पास, तो वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो आपका टेंजिबल एसेट हो जाएगा, तो ये गलत है। इसके बाद है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इसका पार्ट होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, जो लीगल राइट्स हैं वो, तो ये आपके फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ऑन पेपर है खाली ये चीजें, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये भी ठीक है। कस्टमर का डेटा, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें, तो ये कोई फिजिकल वो नहीं है, बट एक वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो सिर्फ 3 ही है जो सही होंगे, ओनली 3, ठीक है। इसके बाद आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग: डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवॉल्यूशन, द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मैनी ऑफ अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखो, 15th फाइनेंस कमीशन ने ना हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवॉल्यूशन के लिए पॉपुलेशन, एरिया और इनकम डिस्टेंस, इनके अलावा और कौन कौन से क्राइटेरियाज जो है यूज किए हैं। तो इस लिस्ट में ना 5 चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कितनी चीजें एक्चुअल क्राइटेरिया में थी। सबसे पहला है आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो इसमें टोटल आपकी 6 चीजें थी। सबसे पहला था इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन दूसरा, तीसरा एरिया, चौथा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, पांचवा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और छठा आपका टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, ठीक है। तो ये तो था ये क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो गया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी इसका पार्ट था, गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं था, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स ये भी था। तो आपका 1, 2 एंड 5 यानी कि 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स: अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली आपका ये पूछ रहा है कि UNOPS ये जो एक इनिशिएटिव है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I, ये इनिशिएटिव कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, ठीक है। तो 4 सेक्टर्स दिए गए हैं, अब इन चारों में से आपको बताना है कि ये किस में फोकस करता है। तो ये UNOPS इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, ठीक है। ये आपकी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एनर्जी, हाउसिंग, इनके प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो S3I है ना, इसका एम है सस्टेनेबल, सोशली यूजफुल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली लोगों की जो बेसिक नीड्स है ना, उन पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपका अफोर्डेबल हाउसिंग इंक्लूडेड है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसका हेल्थ केयर इंक्लूडेड है, रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ओनली 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, द मीडियम एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट आर दोज विद इन प्लांट एंड 15 करोड़ एंड मशीनरी बिटवीन 25 करोड़। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट के तहत जो मीडियम एंटरप्राइजेस है वो कौन सी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो कंपनीज है जिनका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट्स में 15 करोड़ का और मशीनरी में 25 करोड़ का है। तो ये गलत है, ये अब चेंज हो चुका है, पहले था इस एक्ट के तहत, बट अब 2020 में ना इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो ये जो आपका मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, इसकी जो डेफिनेशन है ये नहीं है कि 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बल्कि अब जो MSME के अंदर मीडियम एंटरप्राइजेस का जो क्लासिफिकेशन होगा ना, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर, इन दोनों चीजों पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो अब ये जो 15 करोड़ 25 करोड़ वाली लिमिट है ना, ये लिमिट वैलिड नहीं है अब, तो ये गलत है। दूसरा है ऑल बैंक लोन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ये एकदम ठीक है। आपको अगर पता होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, हर एक बैंक को 7 लिस्ट है और बताया जाता है बैंक को कि आपको इन सातों सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन है, हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है और भी बाकी की चीजें, उन सभी में ना आपको उन सभी को बेसिकली उन सभी सेक्टर्स को आपको लोन प्रोवाइड करना है, जिसमें आपका MSME भी क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ही है जो सही है। इसके बाद आ जाओ, विद रेफरेंस स्टेटमेंट टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग। आई थिंक थोड़ा मैंने वो कर दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है।
तो बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए ये स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, ये बताना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता क्या है? तो डिजिटल वर्जन होता है हमारे फियाट मनी का। फियाट मनी जो हमारे पास नोट्स एंड कॉइन्स है ना, उसी का डिजिटल वर्जन जो आपका सेंट्रल बैंक इशू करता है। रियल मनी बेसिकली डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। इसका एम क्या होता है? फास्ट हो, सिक्योर हो और मतलब कैशलेस सारी चीजें चले, इस वजह से, ठीक है। तो क्या है, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, एकदम ठीक है। तो हम जब डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम ई रूपी की भी बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा रुपीज है ना, उसी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है, तो हमें इसमें यूएस डॉलर का या स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गलत हो जाएगा ये, सॉरी सही हो जाएगा ये, पॉसिबल है ये। दूसरा है, अ डिजिटल करेंसी कैन डिस्ट्रीब्यूटेड विद बी कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने ना गलत लिख दिया है, बट क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको। ये कह रहा है कि जो आपके ये डिजिटल करेंसी है ना, ये आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जैसे कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी है उन पे बेस्ड है। और कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू ना हम लोग इन पे रूल्स भी लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक आप स्पेंड कर सकते हो, इसी स्पेसिफिक एरिया में आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो ये एकदम सही होगा आपका, ठीक है। तो कंडीशन लगा सकते हैं हम। तो स्टेटमेंट 2 है, ओनली सेकंड सही है इसका, ठीक है। नहीं सॉरी, ये भी ठीक था ना, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, ये आपके छोटे लोगों का ग्रुप है। इन मतलब हमारा एम ये है कि इन ग्रुप को ना फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जिससे एटलीस्ट इनके पास बैंकिंग सर्विसेज की थोड़ी बहुत नॉलेज आए, ठीक है। इसको बैंक्स द्वारा, एनजीओज द्वारा, मोस्टली आपके जो नबार्ड होते हैं, आरआरबीज होते हैं, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो बस वही है ये। अब ये क्या कह रहा है, ये ओरिजिनली इनिशिएट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ये गलत है। ये आपका ओरिजिनली ना 1980s में ही स्टार्ट हुआ था, 1980s और 90s के बीच में नबार्ड और एनजीओज वगैरह ने स्टार्ट किया था। एसबीआई ने लेटर इसको सपोर्ट किया था, लेकिन एसबीआई ने स्टार्ट नहीं किया था, तो ये गलत है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको बाकी दो स्टेटमेंट नहीं आएंगे तो आप फंस गए हो इस क्वेश्चन में। कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको 100% श्योर होना पड़ेगा, तो ये गलत है। दूसरा आपका, इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेक, ये एकदम सही है। जैसे कि 10 या 12 लोगों का अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाया है, इसमें अगर किसी एक बंदे ने भी लोन लिया है ना, तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी मेंबर्स की है, ठीक है। तो बेसिकली जॉइंट लाइबिलिटी है ये मेंबर्स के ऊपर, तो ये ठीक है। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजीज, ये भी ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, जैसे कि एसबीआई वगैरह, वो सब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स है जो सही है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3 to 2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, ये ना 3.2% है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इंडिया आपका 2 से 3% तक करता है ग्लोबली एक्सपोर्ट। जो जितना भी ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है ना गुड्स का, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन आपका 2 से 3% का रहता है। तो 3.2% ये एक्यूरेट लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है आपका, मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये एकदम ठीक है आपका। पीएलआई जो है, ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसको लाया गया था ताकि जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो थोड़ा बूस्ट हो सके, जो हमारे एक्सपोर्ट है वो थोड़े और अच्छे हो सके। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ना कंपनीज को इंसेंटिव्स देती है, अगर आप इतना प्रोड्यूस करोगे, इतना एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको इतना अमाउंट इंसेंटिव मिलेगा। इस तरीके की ये स्कीम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है आपका, फर्स्ट गलत है आपका, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये एकदम सही है, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद, अच्छा इतना ही था हमारा, तो ये 13 क्वेश्चन थे हमारे 2023 में जो पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, इसके बाद हम लोग करेंगे 2024 एंड 25 के क्वेश्चन कवर, एंड देन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने पता है क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने पिछले 1 साल के करंट अफेयर के मैगजीन्स मैंने पढ़े हैं, ठीक है, और उन पे मैंने फिर क्वेश्चन, मतलब उनका यूज करके मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ज्यादातर आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, राइट। स्टैटिक आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्टैटिक से बात नहीं बनती है अगर आप करंट से बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो तो। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उन क्वेश्चंस को कराने के लिए आपको। तो बस अब बस इसके बाद 2024 25 उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है देन डू लेट मी नो। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में।
और बाकी अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। और हाँ, मैंने बुक टैग कर दी है, देख लेना, क्योंकि इसमें ना मैंने जेन्युइनली बता रही हूँ, सिर्फ इकोनॉमी के ही नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और आई डोंट नो मैंने बताया या नहीं बताया नोट्स का किस्सा आपको, पर ये जो नोट्स अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो ये नोट्स पेड है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे, बल्कि जो हमारी इकोनॉमी की सीरीज है ना, उसके नोट्स आपको मिलेंगे और उसी का पार्ट है ये। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो 25 लेक्चर्स है उनके नोट्स प्लस रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे, फिर प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स के, फिर मेंस के पीवाईक्यू एंड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सभी इंक्लूडेड है इस नोट्स में, ठीक है। तो चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।